हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल लेकर आई हूँ और हम वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। इसको इजी से इजी सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी समझाते चलूँगी। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आप हेल्पफुल होगा, वो सब समझते चलेंगे। तो बने रहना पूरी वीडियो में और डायरी पेन लेकर ज़रूर बैठना ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं कराते जाती हूँ उसको आप नोट डाउन भी करते चलो साथ साथ। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आगे चल के। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री। ग्रेजुअल मतलब होता है लगातार, ग्रेजुअल मतलब होता है लगातार, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन। तो जो लगातार परिवर्तन हो रहा है किसका, गृह मंत्रालय का, इस बारे में ये पूरा आर्टिकल है। तो देखते हैं क्या है इस आर्टिकल में। Governments are often judged by how well they react. सरकारों का मूल्यांकन, जज मतलब किसी इंसान को आप जज कर रहे हो, मतलब उसके बारे में उसको उसका मूल्यांकन कर रहे हो कि वो किस तरह का इंसान है। तो सरकार जो है वो हमेशा उनका मूल्यांकन किया गया अक्सर कि वे कितनी अच्छी तरह प्रतिक्रिया देते हैं। सरकारों का मूल्यांकन अक्सर इस बात से हुआ है कि वे कितनी अच्छी तरह प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्ट करते हैं। बट ट्रू लीडरशिप इज अबाउट, लेकिन सच्चा नेतृत्व है किस बारे में, हाउ वेल दे रिफॉर्म, कि वे कितनी अच्छी तरह सुधार करती है वो गवर्नमेंट। जैसे अब हमेशा गवर्नमेंट्स की बात होती है कि वे लोग जब भाषण देते हैं तो उनका रिएक्शंस जो होते हैं वो एक अलग ही लेवल का होता है और उनके वादे जो होते हैं वे उसका जो टोन ऑफ स्पीकिंग होता है वो डिफरेंट ही होता है, कुछ ज़्यादा ही एम्फसाइज करके बोलते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि उनको हमेशा बोलने के तरीके से उनके रिएक्शन से जज किया गया है, मूल्यांकन किया गया है। लेकिन एक्चुअली में जो सच्चा नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो है आप किस तरह से सुधार लेकर आ रहे हैं, रिफॉर्म ला रहे हैं सोसाइटी में। रिफॉर्म मतलब सुधार। मिनिस्ट्रीज टेंड टू एक्सेल इन रिस्पॉन्डिंग, मतलब मिनिस्ट्री मंत्रालयों का जो प्रदर्शन होता है वो बेहतर होता है किस मामले में, टू क्राइसिस, ऐसे आपदाओं के मामलों में, सच एज मैनेजिंग डिजास्टर्स, आपदाओं के प्रबंधन, कंट्रोलिंग कॉन्फ्लिक्ट, संघर्षों को नियंत्रित करने में, एंड रीस्टोरिंग लॉ एंड ऑर्डर, और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने जैसे संकटों का जवाब देने में मंत्रालयों का प्रदर्शन बेहतर होता है। कहने कि हम किस तरह से आपदाओं को मैनेज कर रहे हैं, संघर्षों को कंट्रोल कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर, कानून और उसके जो व्यवस्थाएं हैं उसको कितने अच्छे तरीके से हमने बनाए रखा है, ये सारी सरकार जो है वो दिखाने की कोशिश करती है। व्हाइल नेसेसरी, जबकि आवश्यक है, दिस अप्रोच, ये जो दृष्टिकोण है ये क्या करती है, ये एड्रेस करती है, ये दिखाती है, संबोधित करती है किस चीज को, इमीडिएट थ्रेट्स विदाउट सिक्योरिंग लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, कि यह दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित किए बिना केवल तत्कालिक मतलब टेम्परेरीली खतरों को संबोधित करता है, कि अभी टेम्परेरी में जो चीजें हैं उसकी सॉल्यूशंस दिखा रहा है, ना कि उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में या फिर फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव उस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं होता जिस चीज को ये लोग दिखाते हैं, वो सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। रिफॉर्म्स ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर सुधार, शेप गवर्नेंस फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में, भविष्य में शासन के को आकार देती है। ठीक है। When प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी, स्पीक्स ऑफ रिफॉर्म, स्पीक्स मतलब कहती है, बात करते हैं किस चीज की, सुधार की, परफॉर्म प्रदर्शन की, और ट्रांसफॉर्म परिवर्तन की। ही हाईलाइट्स द नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जोर देते हैं, हाईलाइट करते हैं किस चीज का, आवश्यकता, नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हैं, रादर दैन टेम्पररी फिक्सेस, मतलब अस्थायी जो सुधार है किसी चीज का, टेम्पररी सॉल्यूशन है, उस चीज की बजाय वे क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल वे में किस तरह से सुधार आ सकता है उस चीज पर जोर देते हैं मिस्टर मोदी। दिस शिफ्ट इज वेरी मच विजिबल इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यह बदलाव जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कहाँ, गृह मंत्रालय में। ठीक है। विच हैज ट्रेडिशनली सीन एज अ क्राइसिस मिनिस्ट्री, ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक रूप से, तो जो मंत्रालय को पारंपरिक रूप से कैसा देखा जाता था, एक संकट मंत्रालय के रूप में देखा जाता था। क्राइसिस मिनिस्ट्री के एक ऐसा मंत्रालय है जहां सिर्फ संकट ही संकट है, तो उस मंत्रालय में बहुत ही अच्छे से ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो एक क्राइसिस मिनिस्ट्री था, एक संकट मंत्रालय था। स्टेपिंग इन व्हेन राइट्स एरप्टेड, जब दंगे भड़कने में, इंसर्जेंसीज एस्केलेटेड मतलब उग्रवाद बढ़ने में, एस्केलेशन मतलब होता है बढ़ना, बढ़ोतरी, ठीक है, और इरप्शन मतलब होता है भड़कना,
भड़काना। तो जो राइट्स होते थे, दंगे होते थे, उनके भड़कने में इंसर्जेंसीज, उग्रवाद को बढ़ावा में, और स्टेट्स फेस्ड गवर्नेंस फेलियर्स। और जब राज्यों में शासन की विफलता का सामना करने पर ये मिनिस्ट्री जो है वो हस्तक्षेप करता था या फिर इंटरफेयर करता था। इट्स इंटरवेंशंस वर ऑफन रिएक्टिव। इसके जो इंटरवेंशन मतलब इंटरफेरेंस होता है, वर ऑफन रिएक्टिव, वो अक्सर प्रतिक्रियात्मक होते थे, वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते थे। टैकलिंग अनरेस्ट रादर देन प्रिवेंटिंग इट, मतलब उस चीज को रोकने के बजाय ये लोग उस चीज से निपटने की कोशिश करते थे, अशांति से निपटने के लिए थ्रू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, संस्थागत सुधारों के माध्यम से इसे रोकने के बजाय इससे निपटने के लिए ये लोग ज्यादा फेमस थे। इस पैराग्राफ को एक बार फिर से इजी वर्ड्स में समझते हैं। जब मिस्टर मोदी बात करते हैं सुधार की, प्रदर्शन की और परिवर्तन की, तो वो क्या करते हैं, उसकी किस चीज पर जोर देते हैं? वो जोर देते हैं एक स्ट्रक्चरल वे में रिफॉर्म, एक स्ट्रक्चरल वे में सुधार लाने की आवश्यकता पर, रादर देन मतलब के बजाय, टेम्पररी फिक्सेस मतलब जो टेम्पररी रूप से, जो तत्कालिक रूप से जो सुधार होंगे, उसके बजाय वे फ्यूचर और लॉन्ग टर्म सुधार की बात करते हैं, जोर देते हैं। और ये जो चेंज है, ये परिवर्तन देखा जा रहा है, मच विजिबल है, कहाँ? होम मिनिस्ट्री में, जिस मिनिस्ट्री को पहले एक संकट मंत्रालय के तौर पर जाना जाता था या देखा जाता था पारंपरिक रूप से, जो दंगे भड़कने, उग्रवाद बढ़ने या राज्यों के शासन की विफलता का जब सामना करते थे, तो उसमें इनका हस्तक्षेप होता था हमेशा, इनका इंटरप्शन जरूर होता था, इसीलिए इनको दंगा मंत्रालय कहा जाता था, संकट मंत्रालय। और इसके जो इंटरफेरेंस होते थे वो हमेशा प्रतिक्रियात्मक होते थे, कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते थे, पर अब इसमें सुधार देखी जा सकती है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। ए न्यू फोकस, एक नया फोकस दिखा रहा है, एक नई बात बताई जा रही है इसमें। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, रिसेंट मतलब हाल ही के वर्षों में, द MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ। फंडामेंटली मतलब मौलिक रूप से। तो मिनिस्ट्री, ये जो गृह मंत्रालय है, इसने अपने आप को मौलिक रूप से बदल लिया है। हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, किया है, गए हैं, ठीक है, चुका है, चुकी है, तो इसने खुद को एक मौलिक रूप से बदल लिया है। मूविंग फ्रॉम क्राइसिस रिस्पॉन्स टू बिल्डिंग ए स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। किस चीज से बदल लिया है? एक संकट प्रतिक्रिया से, जैसे संकट मंत्रालय जो कहा जाता था इसको, तो उससे आगे बढ़कर एक स्ट्रक्चरल सुरक्षा वास्तुकला का निर्माण किया है इसने। इट नाउ फोकसेज, अब ये ध्यान देती है, देखो, इट नाउ मतलब अब, फोकसेज ES लगा है, मतलब ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये ध्यान देती है किस चीज पर? स्ट्रेंथनिंग काउंटर टेरर लॉज, मतलब आतंकवाद विरोधी कानूनों को और मजबूत करने में ये ध्यान देती है। और किस चीज में? मॉडर्नाइजिंग एजेंसियों को आधुनिक बनाने में, अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी को अपनाने में, टेक्नोलॉजी जो भी उन चीजों को अडॉप्ट कर रही है, एंड इम्प्रूविंग इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, और खुफिया के साथ समन्वय या फिर कोऑर्डिनेट करने में, उनके साथ सुधार करने पर ये ज्यादा ध्यान देती है। फ्रॉम लेजिस्लेटिव ओवरहॉल्स टू इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, तो विधायी जो कानूनी सुधार से लेकर जो इंस्टीट्यूशनल पुनर्गठन थी, द मिनिस्ट्री इज प्री एम्प्टिंग थ्रेट्स, मंत्रालय खतरों को पहले से ही रोक रहा है। प्री एम्प्टिंग मतलब जो खतरे पहले मतलब आने वाले हैं, तो उन खतरों को पहले से ही वो रोक रहा है। इंश्योरिंग दैट, इस चीज को सुनिश्चित करते हुए, इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी इज फ्यूचर रेडी, कि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी है, वो भविष्य के लिए तैयार है, रेडी है। द MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, जो गृह मंत्रालय है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा और संघीय शासन, जो फेडरल गवर्नेंस है, उसकी रीढ़ है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। अनलाइक मेनी कंट्रीज, यहाँ देखो, अगर होता लाइक मेनी कंट्रीज मतलब दूसरे दो देशों की तरह, लेकिन यहाँ पे है अनलाइक मेनी कंट्रीज मतलब दूसरे देशों की तरह नहीं, उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट वे में। अनलाइक मेनी कंट्रीज, दूसरे कई देशों के विपरीत, दैट डिवाइड सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, जो सुरक्षा और शासन को विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं दूसरे कंट्रीज वाले। द MHA इंटीग्रेट्स देम, तो गृह मंत्रालय उन्हें एकत्रित कर रहा है। जो लोग सिक्योरिटी और गवर्नेंस को अलग अलग रखते हैं लेकिन दूसरे देशों में, लेकिन हमारा जो गृह मंत्रालय है वो उनको इंटीग्रेट कर रहा है, उनको जोड़ के रख रहा है, एकत्रित करके रख रहा है। मेकिंग इट अ क्रिटिकल पिलर ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी, जिससे यह राष्ट्रीय स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाता है, एक पिलर बन जाता है नेशनल स्टेबिलिटी का। स्टेबल मतलब होता है स्थिर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, एम्पावर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थ्रू, एम्पावर्स मतलब होता है सशक्त बनाना, तो जो भारतीय संविधान
सशक्त बना रहा है और ज्यादा पावर दे रहा है गृह मंत्रालय को, किस चीज के द्वारा? थ्रू आर्टिकल 355, 256 एंड 356। ये जो अनुच्छेद हैं संविधान में 355, 256 और 356, इसके द्वारा गृह मंत्रालय को कॉन्स्टिट्यूशन और ज्यादा पावरफुल बनाती है। इंश्योरिंग सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन ऑन सिक्योरिटी मैटर्स, इस चीज को सुनिश्चित करते हुए कि केंद्र और सरकार कोऑर्डिनेट होकर के साथ साथ मिल के सुरक्षा मामलों पर मतलब मिल के रहें, इस चीज का सुनिश्चित करने का काम है ये हमारे गृह मंत्रालय का। दी MHA's ग्रोथ, जो गृह मंत्रालय का जो विकास है, एपोस्ट्रॉफी एस जिसका मतलब होता है का के की ऑफ, ठीक है। तो जो गृह मंत्रालय का ग्रोथ है, विकास है, हैज लार्जली बिन शेप्ड, उसे मुख्य रूप से आकार दिया गया है सुरक्षा चुनौतियों के, सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ द डे। मतलब गृह मंत्रालय का विकास मुख्य रूप से उस समय की सुरक्षा चुनौतियों के कारण हुआ है। सिक्योरिटी चैलेंजेस मतलब जो हमें खतरे हैं हमारे नेबर से या किसी भी तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हमारे कंट्री को फेस करना पड़ सकता है, उस चीज को टैकल करने के लिए उस चैलेंजेस ने हमारे गृह मंत्रालय को और ज्यादा अच्छा शेप दिया है। द राइज ऑफ टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी, आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ने के कारण सिंस 1980 से लेड टू इंक्रीज्ड सिक्योरिटी स्पेंडिंग। मतलब 1980 के दशक से 1980s, इसमें एस लगा, इसका मतलब कि 1980 के दशक की बात हो रही है, पूरा 1981, 1982, 1990 तक। तो जो 1980 के दशक से जो आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ने के कारण सुरक्षा व्यय में वृद्धि हुई। मतलब जो भी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं हमारे देश की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए या उसे सुरक्षित रखने के लिए, तो 1980 के बाद से शुरू हुआ, उसी दशक से शुरू हुआ। पंजाब मिलिटेंसी, पंजाब के उग्रवाद, कश्मीर टेररिज्म, कश्मीर के आतंकवाद, एंड मॉइस्ट वायलेंस और माओवादी हिंसा के लिए रिक्वायर्ड डायरेक्ट इंटरवेंशन, जिसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप, डायरेक्ट इंटरफेरेंस की आवश्यकता थी। एज स्टेट पुलिस स्ट्रगल्ड, क्योंकि जो राज्य पुलिस थी वो संघर्ष कर रही थी टू कंटेन दीज थ्रेट्स, इन सारे खतरों को रोकने के लिए, इन खतरों को सही से टैकल नहीं कर पा रही थी वहां की पुलिस, इसीलिए इस गवर्नमेंट को जरूरत थी उसमें इंटरफेयर करने की, उसमें और ज्यादा एक्सपेंस करने की और ज्यादा अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करने की, ताकि हम हमारे देश को और ज्यादा सिक्योरिटी के मामले में स्ट्रांग बना सके, स्ट्रेंथन कर सके। Many states were slow to modernize their police forces, बहुत सारे ऐसे भी राज्य थे जो अपने पुलिस फोर्सेस को, पुलिस बलों का आधुनिकरण मतलब उसको और ज्यादा मॉडर्नाइज करने में थोड़ी धीमे थे। उस स्टेट की जो पुलिस थी वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हो पा रहे थे और उस चीजों को वो स्लो प्रोसेस में कर रहे थे, इंक्रीजिंग देयर रिलायंस ऑन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और CAPFs, जिससे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या CAPF बल, असम राइफल्स जिसमें आते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इंडो तिब्बतान बॉर्डर फोर्स पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड सशस्त्र सीमा बल, ये सारे CAPFs में आते हैं। तो जो उस स्टेट की जो पुलिस थी वो आधुनिकीकरण के मामले में धीमी चल रही थी, इस वजह से केंद्रीय सशस्त्र बलों पर इनकी निर्भरता जो है वो बढ़ गई थी, इनका डिपेंडेंस, रिलायंस वो बढ़ गया था। रिलायंस ऑन द रैपिड एक्शन फोर्स ऑफ CRPF के रैपिड एक्शन फोर्स पर निर्भरता फॉर राइट कंट्रोल इज वन एग्जाम्पल। राइट मतलब दंगा, तो दंगा नियंत्रण के लिए CRPF के रैपिड एक्शन फोर्स पर निर्भरता एक उदाहरण है कि किसी स्टेट में दंगा हुआ और उसके लिए वहां की पुलिस ना आकर बल्कि CRPF का एक ग्रुप होगा, रैपिड एक्शन फोर्स, उनको बुलाया गया था। ये एक एग्जाम्पल है कि स्टेट्स जो है वो सेंट्रल फोर्सेस पर ज्यादा रिलाई कर रही हैं, ज्यादा निर्भर कर रही हैं। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, जो औद्योगिक अशांति थी 1970-80 के दशक में, हैड सम रोल इन द क्रिएशन ऑफ CISF। 1970 और 80 के दशक में जो इंडस्ट्रियल अशांति हुई, औद्योगिक अशांति हुई, उसी के कारण CISF की स्थापना की गई थी। टू मैनेज स्ट्राइक्स, हड़तालों को मैनेज करने के लिए, पर्टिकुलरली विशेष रूप से इन वेस्ट बंगाल एंड केरला, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और केरल में जो हड़ताल थे उसको रोकने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए CISF को क्रिएट किया गया था। अब आगे देखते हैं। मीनवाइल मतलब इसी बीच एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जो प्रशासनिक पुनर्गठन है, सॉ नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, प्रशासनिक पुनर्गठन में जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा था, फिर से उसको गठित किया जा रहा था, नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स थे, जो पूर्वोत्तर, जो पूर्व के राज्य जो है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, उनके जो मामले थे, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सेपरेटेड फ्रॉम MHA,
न्याय विभाग को गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया था उस स्ट्रक्चरिंग में, उस पुनर्गठन में। While disaster मैनेजमेंट एंड द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वर एडेड, और इस होम मंत्रालय में किनको अलग किया गया और किनको ऐड किया गया, ये याद रखना। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स को अलग किया गया था, हटा दिया गया था एमएचए से, गृह मंत्रालय से, और वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट और जो आपदा प्रबंधन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड मामलों को कंट्रोल करती हैं, उनको इसमें शामिल कर लिया गया था। फॉर नियरली 4 decades, लगभग 4 दशकों तक, 4 दशक मतलब 40 साल, तो लगभग 40 सालों तक इंडियाज 3 मेजर सिक्योरिटी हॉटस्पॉट, जो भारत के 3 प्रमुख सुरक्षा हॉटस्पॉट हैं, दैट इज, ये देखो जब भी आप कभी इस तरह का एक स्ट्रक्चर एक देखोगे ना, I.E. इसका मतलब होता है दैट इज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज, ठीक है। तो ये हॉटस्पॉट कौन से हैं? कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया, नक्सल प्रभावित जो एरियाज हैं। डोमिनेटेड द एमएचएस प्रायोरिटीज, इसने गृह मंत्रालय की प्राथमिकताओं पर ये सारे हावी रहे हमेशा। कॉस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई। द लाइव्स ऑफ नियरली 36,000 पर्सनल एंड एन इक्वल नंबर ऑफ सिविलियंस हैव बीन लॉस्ट, जिसमें लगभग 36,000 कर्मियों, जो पुलिसकर्मी थे या फिर जो जवान थे, और इतना ही संख्या में नागरिकों की जान भी चली गई। विद सिक्योरिटी फोर्सेस लार्जली टर्निंग देयर फोकस ऑन दीज कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, सुरक्षा बलों ने अपना ध्यान मुख्य रूप से लार्जली किस पे केंद्रित किया? इन संघर्ष क्षेत्रों पर, जो इन कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के नक्सल प्रभावित एरियाज हैं, इन पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना ध्यान केंद्रित किया है अब, क्योंकि ये पिछले 40 सालों में यहाँ पे काफी ज्यादा दंगे हो रहे थे। दिस फोकस ऑन इंसर्जेंसी, ये ध्यान देती है उग्रवाद पर, टेररिज्म, आतंकवाद पर, एंड बॉर्डर सिक्योरिटी और सीमा सुरक्षा पर, हैज मेंट दैट, इसका मतलब है, इस ध्यान, इन तीनों चीजों पर ध्यान देने का मतलब है कि अदर क्रिटिकल एरियाज, जो बाकी की महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, सच एज, जैसे कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन, पुलिस की आधुनिकीकरण, एजेंसी कोऑर्डिनेशन, एजेंसी के साथ समन्वय मतलब मिलजुल के काम करना, नारकोटिक्स कंट्रोल, नारकोटिक्स मतलब होता है मादक पदार्थ जैसे गुटखा, शराब, ड्रग्स, इन चीजों को कंट्रोल करना, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, प्रौद्योगिकी अपनाना, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, एंड फेडरल गवर्नेंस हैव रिसीव्ड लेस अटेंशन, और जो संघीय शासन है, इन सारों पर ध्यान कम दिया गया, क्योंकि सारा ध्यान चला गया था इन एरियाज पर। फ्रीक्वेंट लीडरशिप चेंजेस, फ्रीक्वेंट मतलब अक्सर, जो लगातार जो चीजें हो रही हैं, क्या हो रही है? लीडरशिप चेंजेस, जो नेतृत्व में परिवर्तन आ रहा है, हैव हिस्टोरिकली अफेक्टेड, इसने ऐतिहासिक रूप से असर पड़ा है द होम मिनिस्ट्रीज पॉलिसी मेकिंग, इसने ऐतिहासिक रूप से जो गृह मंत्रालय के नीति निर्माण है, जो पॉलिसी बनाते हैं ये लोग, उस चीज पर जो नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, जो लीडरशिप चेंजेस आ रहे हैं, वो उसका काफी असर देखने को मिल रहा है। इंदिरा गांधी 3rd टर्म, जो इंदिरा गांधी के तीसरे कार्यकाल में और राजीव गांधी के टेन्योर में, उनके कार्यकाल में 104 होम मिनिस्टर्स, 4 गृह मंत्रालय रहे। कहने का मतलब कि ये जो गृह मंत्रालय में बार बार लीडर्स चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से उस पॉलिसी पर असर पड़ रहा है, जो पॉलिसी बनाई जा रही है, क्योंकि कोई होम मिनिस्टर आएगा तो कुछ चेंजेस लेकर आएगा, कोई खुद के लॉज इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इस तरह से काफी ज्यादा असर पड़ रहा है इसका। लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता आई इन इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा बदलाव में या सुधार में। इट इज ओनली प्राइम मिनिस्टर्स पीवी नरसिम्हा राव एंड अटल बिहारी वाजपेयी, केवल प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी ही ऐसे हैं जिन्होंने हैड अ सिंगल होम मिनिस्टर, जिसने एक ही गृह मंत्री रखा था थ्रू आउट देयर फुल टेन्योर, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान। मिस्टर मोदी हैज मेंटेन्ड स्टेबिलिटी एट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब क्या है कि मोदी की सरकार जो है, उन्होंने भी इस स्थिरता को बनाए रखी है, मेंटेन करके रखा है, कायम रखा है स्टेबिलिटी को, इन अ री इन्फोर्समेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, जिससे आंतरिक सुरक्षा और शासन के लिए लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण को बल मिला। रिफॉर्म्स एंड अ शिफ्ट इन रेस्पॉन्सेस, सुधार और प्रतिक्रियाओं में बदलाव। ऑन द लेजिस्लेटिव फ्रंट, विधायी मोर्चे पर दी MHAs, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अर्लियर रिस्पॉन्सेज, जो पहले की प्रतिक्रियाएं रही हैं, वह लार्जली इवेंट ड्रिवन, मतलब गृह मंत्रालय के पहले की नीति प्रतिक्रियाएं काफी हद तक घटना चालित थी, मतलब घटना पर आधारित थी। द टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और टाडा, याद रखना इसका फुल फॉर्म, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, which is also known as TADA Act,
आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां का रोकथाम अधिनियम जो था टाडा वॉज इनेक्टेड को लागू किया गया था आफ्टर द पंजाब इंसर्जेंसी, पंजाब में उग्रवादी के बाद। द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जिसका नाम है पोटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा आफ्टर द 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2001 में जब संसद पे अटैक किया गया था उस टाइम पर, उसके बाद इस एक्ट को लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। एंड द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA was formed after 26/11 मुंबई अटैक्स, 26/11 मुंबई में जो अटैक हमले किए गए थे उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया था। दीज लॉज, ये कानून दो क्रिटिकल हालांकि महत्वपूर्ण थे, वर रिएक्टिव या रिएक्शंस रादर दैन बीइंग अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। मतलब कि ये कानून जो हालांकि महत्वपूर्ण थे लेकिन ये एक संरचित सुरक्षा ढांचे का हिस्सा होने के बजाय प्रतिक्रियात्मक थे। मतलब ये एक रिएक्टिव, एक रिएक्शन के तौर पे इन लॉज को बनाया गया था, ना कि ये एक पहले से एक सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं थे, बल्कि इन चीजों के, जैसे मुंबई में अटैक हुआ तब जाके NIA का गठन किया गया, पार्लियामेंट अटैक हुआ 2001 में तब जाके पोटा एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो कहने का मतलब कि एक रिएक्टिव कानून थे ये, ना कि पहले से कोई सुरक्षा ढांचे का हिस्सा थे। बट सिंस 2019, लेकिन 2019 से ओवर 27 लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हैव established a strong security jurisprudence। 27 से अधिक विधायी सुधार, लॉ से संबंधित जो सुधार हैं, उसने एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा न्यायशास्त्र को स्थापित किया है। शेपिंग लॉ एनफोर्समेंट, जो कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय स्थिरता को आकार देता है। जो ये चेंजेस किए गए, जो रिफॉर्म्स आए, इससे नेशनल स्टेबिलिटी में और लॉ एनफोर्समेंट में मजबूती आ रही है और स्थिरता आ रही है। दीज इंक्लूड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस, इसमें परिवर्तनकारी बदलाव हैं किन किन चीजों में, टेरर जूरिस्प्रूडेंस, आतंकवाद न्यायशास्त्र में, कश्मीर इंटीग्रेशन और कश्मीर के एकीकरण, एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन इन रिफॉर्म्स के थ्रू हो सकता है या होगा। The idea of whole of government now drives a multi-agency approach। अब देखो ये कुछ की एलिमेंट्स हैं जिसे आप नोट डाउन कर सकते हो। मल्टी एजेंसी अप्रोच, ये क्या होता है? ये जो की एलिमेंट्स होते हैं ना, कीवर्ड्स होते हैं, ये अगर आप आंसर राइटिंग में यूज करोगे तो उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ये करके हम समझते हैं जो संपूर्ण सरकार है उसकी विचार क्या है, बहु एजेंसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है। अब ये मल्टी एजेंसी अप्रोच, जैसे मैंने बोला बहु एजेंसी दृष्टिकोण, ये होता क्या है? इसमें होता है कि आप सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज को के साथ सरकार जो गवर्नमेंट जो है वो कोलैब करके, कोऑर्डिनेट करके काम करेगी टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज। ऐसे मामले को हैंडल करने के लिए जो थोड़े से जटिल हों, थोड़े कठिन हों, उसके लिए ये इन्होंने मल्टी एजेंसी अप्रोच रखा है। वेयर, जहां लेजिस्लेटिव प्रोविजंस मतलब विधायी प्रावधान जो हैं, जो आर बैक्ड बाय ऑपरेशनल स्ट्रेंथनिंग। पहले समझते हैं लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। तो जो भी पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट इन डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज के साथ मिलके, उसकी जो फाउंडेशन है दैट विल बी लेड थ्रू लॉज एंड रेगुलेशंस। उसको एक कानून के अंतर्गत ही उन चीजों को स्थापित किया जाएगा। एंश्योरिंग क्लियर फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, जो भी काम होगा उसमें क्लैरिटी लाने के लिए लॉज एंड रेगुलेशंस होने की जरूरत है, कानून के तहत काम करने की जरूरत है। तो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस को सपोर्ट किया जाएगा ऑपरेशनल स्ट्रेंथनिंग के द्वारा। अब ये ऑपरेशनल स्ट्रेंथनिंग क्या है भाई? तो देखो, ऑपरेशनल मतलब जो भी एजेंसीज होंगी, ये जो डिपार्टमेंट्स होंगे जिनके साथ गवर्नमेंट मिलकर काम करना चाहती है, इनकी कैपेसिटी को और इफेक्टिवनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इनको ट्रेनिंग या टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि इनका जो काम हो वो और इफेक्टिवली हो और इनकी कैपेसिटी का फुल इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो ऑपरेशनल स्ट्रेंथनिंग उसी को कहते हैं। बजटरी सपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉलिसीज हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियली रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी, सो दैट एजेंसीज कैन कैरी आउट देयर वर्क प्रॉपरली। ठीक है, एंड आउटकम ओरिएंटेड रिव्यूज, इसका मतलब हुआ कि ये जो काम ये लोग करेंगे मिलके, विल फोकस ऑन रिजल्ट्स रादर देन जस्ट एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो ये काम करेंगे उस काम से ज्यादा भी रिजल्ट पे भी फोकस रखेंगे, और उसके लिए बीच बीच में ये लोग रिव्यूज भी लेते रहेंगे, जो कि पॉलिसीज किस तरह से आगे बढ़ रही हैं उन चीजों को डिफाइन करेगा। जहां जहां पे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी वहां पे ये लोग इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। तो इस तरीके का अप्रोच जो है वो गवर्नमेंट लेके चलना चाह रही है। तो ये जो की एलिमेंट्स थे, कीवर्ड्स थे, वो आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो। उसके डेफिनेशंस भी वीडियो में पीछे जाके अच्छे से समझ के लिख सकते हो। इंडिया हैज लॉन्ग फेस्ड टेरर थ्रेट, इसका मतलब हुआ कि भारत लंबे समय से
आतंक के खतरों का सामना करता रहा है, बट पास्ट रिस्पॉन्सेज, लेकिन जो अतीत के जो प्रतिक्रियाएं हैं, रिस्पॉन्सेज हैं इंडिया की, हैव ऑफन बिन शॉर्ट साइटेड, वो हमेशा ऑफन बिन शॉर्ट साइटेड एंड टेम्पररी, वो अस्थायी रही हैं। और शॉर्ट साइटेड मतलब बहुत ऐसा रिस्पॉन्सेज नहीं रहा है जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे, वो बहुत टेम्पररी रहा है। द करेंट होम मिनिस्ट्री हैज़ स्ट्रेंथन, वर्तमान के जो गृह मंत्रालय हैं, हैज़ स्ट्रेंथन, उसने मजबूत किया है टेरर जूरिस्प्रूडेंस को, आतंक से संबंधित, अमेंडिंग द एनआईए एक्ट, मतलब एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एक्ट में परिवर्तन लाते हुए, एंड द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको यूएपीए एक्ट भी कहते हैं, इस लॉ में भी परिवर्तन लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया। बाय डिफाइनिंग टेररिज्म, जिसने आतंकवाद को परिभाषित किया है इन इंडियन क्रिमिनल लॉ, भारतीय क्रिमिनल कानून में, और एमिंग टू, मतलब जिसका उद्देश्य है फाइनेंशियली चोक टेरर ग्रुप्स, आतंकवादी जो गतिविधियां हैं या जो उनके ग्रुप्स हैं उनको आर्थिक रूप से कमजोर कर देना या रोक देना, चोक कर देना। बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही, दिस हैज बीन कॉम्प्लीमेंटेड बाय स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपैंडिंग द एनआईए देना, बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ, दिस हैज बीन कॉम्प्लीमेंटेड, इसी का पूरक बनाया गया है बाय स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपैंडिंग एनआईए, एनआईए को और ज़्यादा मजबूत और विस्तारित करके कॉम्प्लीमेंट किया गया है, क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी डेटाबेस, प्रौद्योगिकी डेटाबेस बनाकर इसको और एक्सपैंड कर दिया गया एनआईए को, रिवैम्पिंग द मल्टी एजेंसी सेंटर, और साथ ही साथ मल्टी एजेंसी सेंटर को नया रूप देकर, एंड प्रोमोटिंग अ ड्यूटी टू शेयर इंटेलिजेंस कल्चर, और खुफिया जानकारी साझा करने की कर्तव्य संस्कृति को बढ़ावा देकर इसे पूरक बनाया गया है, इसको कॉम्प्लीमेंट किया गया है। कहने का क्या मतलब है कि यूएपीए जो है वो आतंकी समूह को कमज़ोर करता है फाइनेंशियली, और साथ ही साथ एनआईए को इसने एक्सपैंड किया, मजबूत किया, किस तरह से, टेक्नोलॉजिकली डेटाबेस क्रिएट किया इसमें, और साथ ही साथ मल्टी एजेंसी सेंटर को नया रूप दिया, खुफिया जानकारी साझा करने की एक संस्कृति को भी बढ़ावा दिया है। इस तरह से यूएपीए में जो अमेंडमेंट किए गए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे फॉर आवर सिक्योरिटी पर्पस। A similar approach is visible, एक ऐसा ही दृष्टिकोण देखने को मिलता है इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों में, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, 3 नए क्रिमिनल कानून, द भारतीय न्याय संहिता, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो 3 नए कानून हैं, क्रिमिनल लॉज, हैव बीन इनैक्टेड, इसे लागू किया गया है, बट देयर फाउंडेशन वाज लेड मच अर्लियर, इनकी जो नींव है ये बहुत ही पहले रख दी गई थी, मतलब अब जाके इसको लागू किया गया है, बट इसकी नींव पहले ही रख दी गई थी। देयर हैज़ ऑल्सो बिन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एंड राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है, एंड फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स, एंड फुल इम्प्लीमेंटेशन मतलब पूरी तरह से लागू किया गया है ऑफ द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स, अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क, मतलब जो लोग अपराध कर रहे हैं उनको ट्रैक करने का भी एक सिस्टम बनाया गया है और इसे लागू कर दिया गया है, विच इंटीग्रेट्स, जो जोड़ के रखता है 17,130 पुलिस स्टेशंस को। इस सिस्टम में इतने सारे पुलिस स्टेशंस जुड़े हुए हैं, कोर्ट्स जुड़े हैं, जेल्स एंड फोरेंसिक लैबोरेटरीज, ये सारे इन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। स्टेट्स आर नाउ एनकरेज्ड, स्टेट्स राज्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है टू सेपरेट इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम फॉरेंसिक, फॉरेंसिक से जांच को अलग करने के लिए, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द जस्टिस सिस्टम, जिससे न्याय प्रणाली को और मजबूती मिलेगी। मतलब फॉरेंसिक जो चीज़ें होती हैं उनको जांच से अलग रखो, ऐसा स्टेट्स को बोला जा रहा है। इन 2019 में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार गृह मंत्रालय बजट क्रॉस्ड 1 लाख करोड़ रुपीस, जो गृह मंत्रालय को जो बजट दिया जाता है वो 1 लाख करोड़ रुपीस को पार कर गया 2019 में। 2025 बजट एलोकेशन, 2025 में जो बजट दी गई है हैज सर्ज्ड, वो बढ़ के हो गई 2.33 लाख करोड़। 2019 में 1 लाख करोड़ दी जा रही थी, वहीं 2025 में गृह मंत्रालय को 2.33 लाख करोड़ रुपीस दी जा रही हैं। ये बढ़ के 2.33 लाख करोड़ रुपीस हो चुकी हैं। रिफ्लेक्टिंग द गवर्नमेंट्स फोकस, जो सरकार के फोकस को दिखाता है, मतलब किस चीज पर ध्यान, ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा और आधुनिकीकरण पर, मतलब सरकार का ध्यान है कि हमारा सिक्योरिटी, इंटरनल जो भारत के अंदर का जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो बनी रहे और हमारे देश की तरक्की हो, मॉडर्नाइज हो, हमारा देश मॉडर्न हो, और इस चीज पे सरकार का बहुत ध्यान है, इसीलिए ये जो बजट है ये अमाउंट बढ़ा दिया गया है। द एक्सपेंडिचर ऑन सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर जो खर्च की जा रही है, एक्सपेंस किया जा रहा है, हैज ऑल्सो राइजन, वो भी बढ़ चुका है फ्रॉम 38,000 करोड़, 38,000 करोड़ से, जो कि 2013-14 में था,
to 97,000 करोड़ इन 2024-25। मतलब 2013-14 में जो खर्चा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पर की जा रही थी 38,000 करोड़ रुपीस, ये अब बढ़ के हो चुकी है 97,000 करोड़ रुपीस 2024-25 में। हाईलाइटिंग जो दिखाता है द एनहेंस्ड इन्वेस्टमेंट, एक बढ़ा हुआ निवेश इन नेशनल सिक्योरिटी एंड फोर्स मॉडर्नाइजेशन, मतलब बलों को मॉडर्नाइज आधुनिकीकरण करने में, और साथ ही साथ राष्ट्र की सुरक्षा को दिखा रहा है कि सरकार इन चीजों पे खर्च कर रही है। इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर असर। ग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि धरती पर इसका असर, जिन काम के लिए इतना खर्च किया जा रहा है एक्चुअली में जमीनी स्तर पर उस पर क्या असर है। द न्यू अप्रोच हैज लेड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन, जो नया दृष्टिकोण है महत्वपूर्ण गिरावट दिखाई है किस चीज में, इन वायलेंस, हिंसा में अक्रॉस कश्मीर। कश्मीर में जो हिंसा होती थी, ये नए दृष्टिकोण से कश्मीर में हिंसा में कमी आई है। द नॉर्थ ईस्ट एंड नक्सल अफेक्टेड एरियाज, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं और जो ऐसे क्षेत्र जहां जो नक्सल प्रभावित है, उन एरियाज में भी हिंसा और वायलेंस की कमी आई है इन नए अप्रोच की वजह से। द डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, द डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 को कमजोर करना। पीस डील्स इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में शांति समझौते। एंड अ डुअल स्ट्रैटेजी ऑफ अ फिलिंग अप ऑफ सिक्योरिटी। डुअल स्ट्रैटेजी मतलब दोहरी रणनीति किस चीज में, ऑफ अ फिलिंग अप ऑफ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट वैक्यूम्स। सुरक्षा और विकास की कमी को, जो वैक्यूम थी, जो खालीपन था, उस चीज को पूरा करने की जो दोहरी रणनीति है, उसने अब कहाँ था ये सिक्योरिटी और डेवलपमेंट वैक्यूम, इन नक्सल अफेक्टेड रीजन्स, जहां पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, हैव कलेक्टिवली ट्रांसफॉर्म्ड, उसने सामूहिक रूप से ट्रांसफॉर्म किया है, बदल दिया है इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप। भारत के आंतरिक सुरक्षा का जो दृश्य है वही बदल चुका है, वो बदल दिया है। दीज मेजर्स, इन उपायों ने हैव अटेम्प्टेड फुल इंटीग्रेशन, इन उपायों ने हैव अटेम्प्टेड फुल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता और इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास इन कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज, ऐसे क्षेत्र जहां संघर्ष होते रहते थे। इन उपायों ने संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में एकीकरण, मतलब सब लोग मिलकर रहने लगे, राजनीतिक स्थिरता आ गई और साथ ही साथ आर्थिक विकास का प्रयास भी किया है ऐसे एरियाज में। द इम्पैक्ट इज एविडेंट, इसका जो प्रभाव है वो स्पष्ट है, एविडेंट है। वायलेंस अक्रॉस दीज 3 मेजर हॉटस्पॉट्स, जो हिंसा है इन 3 प्रमुख हॉटस्पॉट में, हैज डिक्लाइंड, वह घट चुका है, उसमें कमी आई है बाय 70%, 70% से। ये इसका इम्पैक्ट है। इंसिडेंट्स ऑफ स्टोन पेल्टिंग इन कश्मीर हैव डिक्लाइंड, ऐसी घटनाएं जो पत्थरबाजी की थी कश्मीर में, उसमें भी कमी आई है, पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी आई है, स्टोन पेल्टिंग। इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट हैज वीकेंड, नॉर्थ उत्तर पूर्व में उग्रवाद भी कमजोर हुआ है, वीकेंड हुआ है। एंड नक्सल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आर विटनेसिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, और जो नक्सलियों के गढ़ों में सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इवॉल्व, गृह मंत्रालय विकसित हुआ है, इवॉल्व हुआ है फ्रॉम अ क्राइसिस रिस्पॉन्स बॉडी, एक ऐसा निकाय जिसे संकट प्रतिक्रिया कहते थे या संकट मंत्रालय कहते थे, टू अ स्ट्रक्चर्ड प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूशन, एक सक्रिय संस्था और संरचित एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करने वाला इंस्टीट्यूशन जिसे माना जा रहा है। बाय शिफ्टिंग फ्रॉम रिएक्शनरी इंटरवेंशन टू स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स, अब क्या हो गया है कि अब ये रिएक्शनरी ना होते हुए, रिएक्शनरी इंटरवेंशन नहीं होता इसका जो हस्तक्षेप होता है वो सिर्फ उस समय के लिए नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक वे में होता है, एक रणनीतिक सुधार की ओर बढ़ते हुए इसने, इट हैज स्ट्रेंथेंड इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, भारत के आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, आर्किटेक्चर एंड बिल्ट ए फ्यूचर रेडी गवर्नेंस फ्रेमवर्क, और इसने भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना को मजबूत किया है और भविष्य के लिए शासन ढांचे का निर्माण किया है कि किस तरह से हम लोगों को भविष्य में भारत को गवर्न करना चाहिए, भारत में शासन करना चाहिए, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क हमें दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज नाउ प्रीएम्प्टिंग थ्रेट्स रादर देन मेयरली रिस्पॉन्डिंग टू देम, गृह मंत्रालय अब सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि उसको होने के पहले ही रोक देता है, ठीक है। मेयरली मतलब सिर्फ। शेपिंग इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी फॉर द इयर्स अहेड, जिससे आने वाले वर्षों के लिए भारत की आंतरिक सुरक्षा को एक शेप मिला है, एक आकार मिला है। तो इस तरह से मैंने सिंपल वर्ड्स में जितना पॉसिबल हुआ मैंने इसे इजी वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा लेंदी आर्टिकल था ये, बट आई होप कि मैं आपको समझाने में इसे सफल रही होंगी। और कोई भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।